हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। मेरा नाम है सुनिधि साहनी और आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ स्टडी मटेरियल फॉर डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज़ पेपर। तो अगर आप इस पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग। अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो आपको ये बात पता होगी कि सिर्फ टॉपिक्स के नाम दे रखे हैं, अंदर हमें क्या पढ़ना है हमें नहीं पता है। बट अगर आपने पेपर्स डिफरेंट जो पास्ट ईयर के पेपर हैं उनका एनालिसिस किया होगा तो अभी तक का आपको ये आइडिया लग चुका होगा कि डिफरेंट डिफरेंट जगहों से क्वेश्चंस आते हैं और कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है क्वेश्चंस का। पॉलिटी से भी आते हैं, उसी तरीके से इकोनॉमिक्स में भी 5 ईयर प्लान पूछ लेंगे, नहीं तो कभी कभी उससे इससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में पूछ लिया जाता है। सोशोलॉजी, पॉलिटिकल थ्योरीज लाइक न्यू लिबरलिज्म, स्कीम्स, डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स के बारे में बात हो जाती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। ईयर्स को लेके क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज हैं उनके ईयर्स को लेके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं जो आया करती हैं, उसी के बेसिस पे हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेके दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और इनसे रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है, इम्पोर्टेंट लिंक्स या आर्टिकल्स या जितना भी रीडिंग मटेरियल है वो बहुत सारी चीज़ें तो मैंने इसी में ऐड कर दी हैं, तो आप यहीं से रीड कर सकते हो। और जो चीज़ें यहाँ पे नहीं आ सकती थी और उसके लिए आर्टिकल या कोई इम्पोर्टेंट लिंक्स, यूट्यूब लिंक्स हैं, वो सब मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो आप देख सकते हो। सबसे पहले का है यूटिलिटी एनालिसिस का, ये एक एनसीईआरटी का चैप्टर है। इसमें कार्डिनल यूटिलिटी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज़ के बारे में डिस्कशन है, तो आप ये वहाँ से पढ़ सकते हो। लास्ट ईयर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था। सेकेंड चीज़, हमें मार्केट स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक ओलिगोपोली, ड्यूओपोली, मोनोपोली, ये सब। इसके बारे में भी हम आगे, जो सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट का मैंने यहाँ पे स्टडी मटेरियल ऐड कर दिया यूटिलिटी को लेके। सेकंड जो मार्केट स्ट्रक्चर है उसको लेके मैंने आगे एक टेबल ऐड कर दिया, वहीं से डायरेक्ट पढ़ सकते हो। फिर लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, मार्केट इक्विलिब्रियम, प्राइस सीलिंग, ये सब टर्म्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड है कीन्स की इकोनॉमिक्स, या मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। बेसिकली आपको जो कीन्स की इकोनॉमिक थ्योरी है उसके बारे में पता होना चाहिए, वो मैंने इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट थ्योरीज के जो पार्ट है उसमें ऐड कर दिया है। इन्फ्लेशन एंड लेबर टैक्सेशन, ये सब टॉपिक्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। अब जो टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, लाइक देयर आर सर्टेन डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्वेश्चंस बनते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की कैटेगरीज आपको पता होनी चाहिए। लाइक इफ एग्जांपल अगर वो जीएसटी पूछ लेते हैं कि वो किस टाइप का, लाइक ऑप्शन दिया कि इसमें से कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस के नाम वो दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे, तो आपको इनके नाम अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। आई होप आपको अच्छे से नजर आ रहा हो, लाइक इधर डायरेक्ट टैक्सेस है और इधर इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। फिर टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, ये एक यूट्यूब की लिंक है, आप यहाँ से जाके टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और उसको कैलकुलेट करने का जो मेथड है उसके लिए ये एक यूट्यूब लिंक है। डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, ये इसमें ये ध्यान रखिएगा कि ये डिफरेंट डिफरेंट जो कमिटीज और टाइप्स आप पढ़ते हो, आप बस उनके मीनिंग को अच्छे से समझ लो। जब आप कमेटीज पढ़ रहे हो तो उनके ईयर्स को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, याद कर लेना, एक छोटा सा नोट्स बना लेना कि इस पर्टिकुलर ईयर में ये पर्टिकुलर कमेटी बनी थी और उन कमेटी ने क्या क्या सजेशंस दिए, उनका थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, व्यू पॉइंट पता होना चाहिए। तो पहला हमारा टाइप्स ऑफ टैक्सेस है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस, पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, जो कमिटीज बनी पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को लेके उन सब के बारे में पता होना चाहिए। ये यूट्यूब लिंक्स हैं, आप डायरेक्टली इन पे क्लिक करके जाके देखोगे। ये मेरी खुद की देखी हुई वीडियोस हैं, मैंने अपने, मुझे समझ में आया इसीलिए मैंने ये यहाँ पे ऐड करी हुई हैं। ये मैं कहीं से भी उठा के नहीं ऐड करा है मैंने, तो वहाँ से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। यहाँ पे बस इसलिए मैंने ये ऐड करी है कि आपको ये 3 डायमेंशंस पता होने चाहिए, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और हेल्थ में भी कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, एजुकेशन में भी कौन कौन सी 2 चीज़ें हैं, ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कौन कौन सी हैं चीज़ें आती हैं, लाइक एसेट, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, कुकिंग फ्यूल। ये बस छोटे छोटे आपको नाम पता होने चाहिए कि अगर मल्टी डायमेंशनल पावर्टी के बारे में पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए। फिर मैंने कुछ नई चीज़ें ऐड करी हैं, बिकॉज लास्ट ईयर मैंने ये चीज़ें नहीं ऐड करी थी। ये चीज़ें क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करती थी इसलिए ऐड नहीं करी थी, तो अब क्योंकि चेंजेस हुए हैं, न्यू लेबर कोड्स आ गए हैं। 29 इंडिविजुअल लॉज हुआ करते थे, अब उनको 4 लेबर कोड्स में डिवाइड कर दिया गया है।
बात चल रही थी बहुत टाइम तक, बहुत टाइम से कि ये लेबर कोड्स आएंगे, बट अब फाइनली 2025 21 नवंबर को ये लेबर कोड्स अब एग्जिस्टेंस में आ चुके हैं। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे ज़रूर। और इसलिए पढ़ना भी ज़रूरी है क्योंकि नई चीज़ है, और डेवलपमेंट इन लेबर स्टडीज़ में इंडस्ट्रियल लॉज और लेबर लॉज आते हैं तो ये भी आ सकता है। तो न्यू लेबर कोड्स 4 हैं। कोड ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी OSH एंड वर्किंग कंडीशंस के ऊपर कोड। और इनसे ये जो डिफरेंट डिफरेंट लॉज हम पढ़ते हैं ना, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एंड दिस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, ये सब चीज़ें जो हैं इन डिफरेंट डिफरेंट 4 कोड्स में डिवाइड कर दी गई हैं। लाइक जैसे मैं एग्जांपल दूँ, कोड ऑन वेजेस, वैसे आप पढ़ सकते हो यहाँ से, लेकिन मैं एक एग्जांपल देती हूँ। कोड ऑन वेजेस में मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, ये सब आ गया। इंडस्ट्रियल रिलेशंस में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट। उसी तरीके से कोड ऑन सिक्योरिटी पे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, ये सब चीज़ें आ गई हैं। कुछ चीज़ें मेजर चेंजेस हैं जो मुझे लगा आपको जानने चाहिए एंड पेपर के व्यू पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। लाइक 50% ऑफ वेज रूल आ गया है। बेसिक सैलरी प्लस डेली अलाउंस, डीए का मतलब होता है डेली अलाउंस के साथ साथ, मस्ट नाउ बी एटलीस्ट 50% ऑफ योर टोटल रिम्यूनरेशन, मतलब जितना आपको सैलरी मिलती है उसका एटलीस्ट 50% होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें जो आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हो। ग्रेच्युटी को लेके कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे कि पहले 5 साल तक आपको जॉब करनी पड़ती थी ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल होने के लिए। ग्रेच्युटी वो पैसा होता है जो आप जब जॉब छोड़ते हो तो आपको एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी, या ये कह दीजिए एक थोड़ा पैसा आपको मिलता है, क्योंकि आपको जो सैलरी मिलती है उससे कुछ कुछ पैसा जो है वो कट के आपकी ग्रेच्युटी के लिए जमा होने लगता है। पहले 5 साल तक जॉब करनी पड़ती थी, अब अगर आप 1 साल, मतलब आप अब जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया वो चेंज हो गया है। अब वो लोग भी एलिजिबल हैं जो 1 साल तक सर्विस में हैं। फॉर एग्जांपल अगर 1 साल तक भी सर्विस कर ली तो वो ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। गिग वर्कर्स एंड सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी को लेके कुछ चेंजेस आए हैं। लाइक ना जोमेटो गिग वर्कर्स वो होते हैं जो जैसे कि जोमेटो एंड स्विगी डिलीवरी पर्सन जो होते हैं वो सब, तो इनको अब रिकॉग्नाइज किया गया है सोशल सिक्योरिटी नेट में। विमेन इन नाइट शिफ्ट्स को लेके फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, ये सब चीज़ें आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हो। उसके बाद ये कुछ चीज़ें हैं, मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर अगर जैसे इफ़ यू आर मैनेजिंग अ टीम और अ बिजनेस, इंश्योर यू हैव रीस्ट्रक्चर्ड सैलरी कंपोनेंट, इशूड न्यू अपॉइंटमेंट लेटर्स, अपडेटेड ग्रेच्युटी प्रोविजन, रजिस्टर्ड ऑन द श्रम सुविधा पोर्टल, इन योर अकाउंट्स रिफ्लेक्ट द 1 ईयर एलिजिबिलिटी फॉर फ्लेक्स। मतलब ये कुछ चेंजेस हैं। अगर मान लीजिए आप टीम या बिजनेस चला रहे हो तो ये उन लोगों के लिए है बेसिकली जो कॉरपोरेट्स में हैं या किसी किसी बिजनेस को अगर ओन करते हैं, तो ये उन सब चीज़ों के लिए, उन लोगों के लिए बेसिकली ये चीज़ लागू हो रही है। कुछ टर्म्स हैं, बाकी जो मेन है वो यही है कि आपको इन सब के नाम पता होने चाहिए। कोड ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, और इनके अंदर कौन कौन से एक्ट्स आ रहे हैं, ये मेन मेन एक्ट्स हैं जो इनके अंदर आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आप डायरेक्टली यहाँ से जाके पढ़ सकते हो। हाँ, ये चीज़ है कि सिंस लेबर इज अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट, कॉन्करेंट सब्जेक्ट वो होता है जिसमें ना जो मतलब जो स्टेट और सेंटर दोनों जिसके ऊपर डिसीजन लेती हैं। देयर आर 3 सब्जेक्ट्स, सेंटर, स्टेट एंड कॉन्करेंट। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है लेबर का जो मामला होता है। तो बहुत सारे स्टेट्स हैं लाइक गुजरात, कर्नाटका, दिल्ली, दे आर स्टिल फाइनलाइजिंग देयर स्पेसिफिक स्टेट लेवल रूल्स। तो इन सब चीज़ों को, ये कोड को लेके, जो ये कोड्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में लागू किए जाएंगे। अभी हो सकता है कि अभी अभी जैसे गुजरात, कर्नाटका एंड दिल्ली ने नहीं किया है, आने वाले समय में हो सकता है करते हैं। फिर ये कुछ लेबर एक्ट्स एंड लॉज हैं। इसमें आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे मैंने पिछले साल सिर्फ एक्ट्स के नाम और ईयर्स मेंशन करे थे। इस बार मैंने थोड़ा थोड़ा उनके बारे में डिटेल्स भी ऐड कर दी हैं कि ये किससे रिलेटेड एक्ट्स हैं। इसमें मेन आपको सिर्फ इनके ईयर्स पता होने चाहिए। लाइक ट्रेड यूनियन एक्ट तो बहुत बार पूछा जाता है और उसके ईयर पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि ट्रेड यूनियन एक्ट किस ईयर में आया, ये सब है। उसी तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स हैं, ये आपको इनके ईयर पता होने चाहिए। लाइक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो गया, फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ठीक है, ये सब एक्ट्स के ईयर्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट पार्ट आता है इकोनॉमी का। इकोनॉमी में, और ये बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी है, लाइक आपको जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये सब चीज़ें बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। 5 ईयर प्लान, डिफरेंट डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स आए, उनसे रिलेटेड इस ये वीडियो है। इसमें 5 ईयर प्लान्स को लेके कुछ एमसीक्यूज हैं
और ये इकोनॉमी की एक प्लेलिस्ट है, बिकॉज लास्ट ईयर ऑल्सो आई सजेस्टेड कि आप जितना ज़्यादा एमसीक्यूज इकोनॉमी और लेबर लॉज, बेसिकली मैं इकोनॉमी के टॉपिक के लिए मैंने सजेशन दिया था कि आप जितना ज़्यादा एमसीक्यूज इधर उधर से सॉल्व करते हो, आपको आइडिया लग जाएगा, आपका पेपर सॉल्व करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी बेसिकली। ठीक है, तो ये मैंने इसीलिए प्लेलिस्ट पिछले साल भी शेयर करी थी और मैं इस साल भी शेयर करूंगी। मैं आपको भी, जो लोग देख रहे हैं, मैं उनको भी ये सजेशन दूंगी कि आप लोग जितने ज़्यादा एमसीक्यूज इकोनॉमी से रिलेटेड आप सॉल्व कर पाओ, आपको करना चाहिए। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड इंडेक्स दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कब आई, पहली बार कब रिलीज हुई, कौन प्रोड्यूस करता है, ये जो यूएनडीपी का डिपार्टमेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये करता है, ये ऑब्जेक्टिव ये दे रखा है। थीम्स, इस साल का थीम आप जान लेना क्या रहा होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का क्या मतलब होता है, 3 पैरामीटर्स होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, उसमें भी एजुकेशन में भी एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, ये सब चीज़ें। फिर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के बारे में मैंने इसलिए ऐड ऑन किया है बिकॉज मिनिस्ट्री से रिलेटेड भी चीज़ें आती हैं, लाइक डिफेंस मिनिस्ट्री किन किन चीज़ों को कंट्रोल करती है, कौन कौन सी चीज़ें डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं, कौन कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंदर आती हैं। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट, मैंने सिर्फ कॉरपोरेट अफेयर्स की मिनिस्ट्री ही यहाँ पे ऐड करी है, बट आई एम सजेस्टिंग यू कि व्हेन आई विल शेयर दिस पीडीएफ तब मैं ट्राई करूँगी कि मैं ऐड कर दूँ, बट अगर मैं ऐड नहीं भी करती हूँ तो भी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और उनसे रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं आपको पता होने चाहिए। थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लीजिएगा। मेरे सजेशन में डिफेंस मिनिस्ट्री एंड होम मिनिस्ट्री एंड दिस कॉल्ड कॉरपोरेट अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है, इनके बारे में थोड़ा बहुत आप जान लीजिएगा, इनके डिपार्टमेंट्स इनके अंदर कौन कौन से आते हैं वो थोड़ा पता कर लीजिएगा। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है वो कंपनीज एक्ट 2013, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, कंपटीशन एक्ट, ये सब जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स एडमिनिस्टर करती है। मैंने शुरुआत में आपको बताया था डिफरेंट डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, मोनोपोली, डुओपोली, ओलिगोपोली, ये डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। लाइक परफेक्ट कंपटीशन की कौन सी मार्केट होती है, इसका क्या नेचर है, नंबर ऑफ सेलर्स कैसे होते हैं। लाइक अगर हम मोनोपोली को अगर हम डिस्कस करते हैं तो मोनोपोली में सिर्फ एक ही दुकानदार होगा, किसी एक ही की मोनोपोली होगी। मोनोपोली का मतलब होता है मार्केट को सिर्फ एक व्यक्ति राज करेगा। लाइक अगर हम, बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर आप अभी इंडिया के सिनेरियो देखेंगे तो 2 ही 3 प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो मार्केट में हैं, जो हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। एक अंबानी हो गए, एक अडानी हो गए। ठीक है, तो ये हैं, तो ये बेसिकली वो सिचुएशन है जहाँ टुओलोपोली हो रही है, जहाँ पे सिर्फ 2 ही कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में। और जैसे अगर आप नेटवर्क के क्षेत्र में देखेंगे तो जियो ही जियो है हर जगह, तो अंबानी जी का सब जगह राज चल रहा है। दैट इज मोनोपोली। कोई और कॉम्पिटिटर है ही नहीं मार्केट में, आप सिर्फ एक ही नेटवर्क के पीछे हैं, दैट इज जियो। तो वो मोनोपोली है, यहाँ पे एक ही सेलर होता है और एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री बैरियर्स हैं, प्राइस इसमें हाई रहते हैं। बेसिकली जब एक ही बंदा सेल कर रहा है तो मार्केट पर राज कर रहा है तो वो उसी का सब चलेगा। डिसीजन, कंट्रोल ओवर प्राइस एंड आउटपुट इन्हीं के हाथ में होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट ओलिगोपोली देख लीजिएगा, डुओपोली देख लीजिएगा। डुओपोली में सिर्फ देखिए मैंने बताया था 2 ही होते हैं, ओलिगोपोली में कुछ ही होंगे और वो अमीरों के लिए यूज होता है ओलिगोपोली। ठीक है, मोनोपोली हो गया, ये सब है। तो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स हैं। फिर डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व एंड फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व इज बेसिकली जो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने वाला जो कर्व होता है, ये बेसिकली वो होता है। आप इसको देख लीजिएगा। डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स के बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। डिमांड कर्व को हम एग्रीगेट डिमांड भी कहते हैं, सप्लाई कर्व को एग्रीगेट सप्लाई भी कहते हैं। और ये क्या रिलेशनशिप शो करता है, लाइक फॉर एग्जांपल जो डिमांड कर्व का शेप रहता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है, मतलब इनवर्स रिलेशन रहता है। मतलब अगर प्राइस फॉल करेंगे तो लोग ज़्यादा खरीदारी करेंगे। उसी तरीके से जो सप्लाई कर्व होता है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंपनी ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, यहाँ लोग ज़्यादा खरीदेंगे डिमांड में, और यहाँ पे लोग, वो जो कंपनीज है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी। तो ये, इसमें मैं पहले ही बता देती हूँ, ये जो शेप है, शेप का मतलब बेसिकली ये यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है या पॉजिटिव रिलेशन है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जो कर्व का शेप है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है कि अपवर्ड स्लोपिंग है, कि एकदम इक्विलिब्रियम में है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। ठीक है, फिलिप्स कर्व है वो शो करता है इनवर्स रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए।
फिर आता है हमारा 5 ईयर प्लान के बारे में। 5 ईयर प्लान से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। 5 ईयर प्लान से रिलेटेड यही है कि पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी और उसके बाद 2015 में नीति आयोग आ गई जिसने रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को। और अब 5 ईयर प्लान्स नहीं आते हैं, अब नीति आयोग जो भी चीज़ें करती है वो सब नीति आयोग करती है। तो प्लानिंग कमीशन की शुरुआत हुई थी 1950 में, इस्टेब्लिश करा गया था। जो चेयरपर्सन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। नीति आयोग का भी जो चेयरपर्सन है वो प्राइम मिनिस्टर ही है। अभी के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, तो नीति आयोग के भी चेयरपर्सन या जो चेयरमैनशिप है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है, मतलब नरेंद्र मोदी जी के पास है। फिर ये जैसे फर्स्ट ईयर प्लान जो था वो एग्रीकल्चर और इरिगेशन को लेके था। अर्ली प्लान्स जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन और पब्लिक सेक्टर ग्रोथ पे एम्फेसिस देते थे। प्लान हॉलीडे आया था। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बेसिकली यहाँ पे एक समरी जैसा ऐड कर दिया, ये सब आप पढ़ लेना। प्लान हॉलीडे, ये प्लान हॉलीडे मतलब है ये हुआ था, वॉर्स हो गई थी उस टाइम पे, ड्रॉट्स एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई थी, तो 5 ईयर प्लान इस समय लागू नहीं था। मतलब ठीक है, ये कुछ गैप, कुछ ऐसा नहीं है कि हर 5 ईयर प्लान लगातार आया है, कुछ कुछ बीच में गैप्स रहे हैं। तो बेसिकली वो है। तो यहाँ पे आपको ये सारे 12 के 12 जितने भी 5 ईयर प्लान्स हैं वो सब मैंने यहाँ पे टेबल के फॉर्म में मेंशन कर दिए हैं। इसमें से 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था वो कब आया था, ईयर्स देख लीजिएगा सभी 5 ईयर प्लान्स के। और हर 5 ईयर प्लान्स का जो फोकस या ऑब्जेक्टिव था या जो जिस मॉडल पे वो बेस्ड थे वो आप देख लीजिएगा। जैसे पहला 5 ईयर प्लान हेरोल्ड डोमर मॉडल पे था, दूसरा महालूर मॉनिस पे था, फिर इसके बाद गर्डल योजना पे था 3rd ईयर प्लान। और देखिए फिर उसके बाद देखिए गैप आ गया 1961-66, फिर 66 से 69 तक कुछ नहीं था, बिकॉज दिस वाज द टाइम ऑफ इकोनॉमिक एंड वॉर क्राइसिस। ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे 5 ईयर प्लान्स हैं। ओके, तो ये सब 5 ईयर प्लान्स आप देख सकते हैं। फिर आता है इकोनॉमिक रिफॉर्म का। इकोनॉमिक रिफॉर्म मैंने अलग से टॉपिक मेंशन कर दिया इसलिए क्योंकि 9 इकोनॉमिक रिफॉर्म इम्पॉर्टेंट है पढ़ना। ईयर इम्पॉर्टेंट है 1991 में, और इसकी 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। एक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और ये भी इम्पॉर्टेंट है याद रखना कि उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, बिकॉज इकोनॉमिक्स या कह दीजिए कि इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर करता है, लागू तो वही करेगा। तो प्राइम मिनिस्टर जो थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे और फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो ये आपको पता होना चाहिए, और इट हैपेंड इन जुलाई 1991, ईयर आपको पता होना चाहिए। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बेसिकली जब गवर्नमेंट अपने शेयर्स बेचने लग जाए। ठीक है, जब गवर्नमेंट अपना कोई एसेट बेचती है तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो अ पार्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट बिगेन सेलिंग शेयर्स इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन। तो ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। 3 पिलर्स ऑफ एलपीजी मॉडल इज बेसिकली लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट थ्योरीज। तो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज जो क्लासिकल थ्योरीज हैं, मार्क्सिस्ट थ्योरीज हैं, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्योरीज हैं, ये सब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप देख सकते हैं। एडम स्मिथ की इनविजिबल हैंड एंड प्रोडक्टिविटी की थ्योरी, डेविड रिचार्डो की, थॉमस माल्थस की पॉपुलेशन ट्रैप, ये पढ़ लीजिएगा। इसमें ये 2 मेजर जरूर पढ़ लीजिएगा। एक जोग्राफिकल, सॉरी, ज्योमेट्रिकल वर्सेस अर्थमेटिक का मतलब है कि उन्होंने कहा कि जो फूड सप्लाई है या फूड प्रोडक्शन है वो अर्थमेटिक होगा और जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बढ़ेगी। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इनके बारे में जाननी ज़रूरी हैं। और इन्होंने पॉजिटिव चेक्स एंड प्रिवेंटिव चेक्स के बारे में बताया था माल्थस ने। उसी तरीके से सेज लॉज ऑफ मार्केट, उसी तरीके से मार्क्सिस्ट एंड एवोल्यूशनरी थ्योरीज हो गई, कार्ल मार्क्स हैं, ठीक है, जोसेफ हो गए, इन सब की। ये सब थ्योरीज का मैंने थोड़ा थोड़ा क्रक्स यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। फिर लीनियर स्टेजेस एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस थ्योरीज जो हैं लाइक रोस्टो की, तो ये लीनियर प्रोग्रेशन मतलब ये 5 स्टेजेस हैं, ये पता होनी चाहिए क्योंकि 5 पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। और ये आपको ये स्टेजेस अरेंज करने को दे देंगे, और ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सी स्टेजेस सही हैं कौन सी गलत हैं। लुइस का डुअल सेक्टर मॉडल हो गया, रॉडन का बिग पुश थ्योरी, ये सब। हेरोल्ड डोमर मॉडल क्या इस बारे में था, स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्स थ्योरीज हैं, डिपेंडेंसी थ्योरी एंड इमाइल वेस्टहिन की वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। मॉडर्न थ्योरीज में आते हैं हमारे एंडोजीनस ग्रोथ थ्योरी, इंस्टीट्यूशनल थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है। अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच, ये यहाँ से पढ़ लीजिएगा।
ठीक है, बिकॉज अगर मैं इन सब चीज़ों को समझाने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, आप इन्हें डायरेक्ट इस पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। ओके, मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी ही पढ़नी है। स्कीम्स में हमने डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स यहाँ पे मेंशन कर दी है, कैटेगरी वाइज भी मैंने डिवाइड कर दिया है। स्कीम्स को लेके मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जितनी मैंने स्कीम्स मेंशन करी, लाइक पावर्टी एलिवेशन की हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हैं, फार्मर्स से रिलेटेड हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की स्कीम है। बट ये एक एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं है, बिकॉज स्कीम्स को लेके आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ते ज़रूर रहिएगा, क्योंकि करंट अफेयर में भी जितनी भी स्कीम्स आई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट्स की, वो आप पढ़ते रहिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बिकॉज बहुत कॉमन है, सब जगह आपको अच्छे से अवेलेबल भी हो जाएंगी, क्योंकि स्कीम्स तो 100% आएंगी और उसके लिए आपको थोड़ा सा करंट अफेयर तो देखना ही देखना पड़ेगा। और बाकी क्लासिक या ये कह दीजिए जो पुरानी थ्योरीज हैं वो सब यहाँ पे हैं ही, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं और इनके ईयर्स पूछे जाते हैं। लाइक मनरेगा हो गया, महात्मा गांधी हो गया, फिर ये रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये सब इम्पोर्टेंट थे, वो हैं सॉरी स्कीम्स हैं जो मैंने यहाँ ऐड कर दी हैं। आर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये सब हैं, रोजगार हो गया, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एनपीएस, अटल पेंशन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। बीमा योजना है, ज्योति बीमा योजना है, ये सब 2015 की हैं। देखिए तीनों ही 2015 की, और इन तीनों को हम एक साथ ही पढ़ते हैं। जब मैंने पढ़ा था तो इन तीनों को एक साथ ही पढ़ा था, ठीक है। उसी तरीके से ये वया वंदना योजना, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए, वया वंदना का मतलब ही यही है, ओल्ड एज लोगों के लिए। श्रम योगी, एनपीएस फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सेक्टर की कुछ स्कीम्स हैं, अन्नपूर्णा है, अंत्योदय है, ये सब इंपॉर्टेंट है। और इन सब में यही सब इंपॉर्टेंट है कि ये कौन से ईयर में आए हैं, बिकॉज ईयर्स आर इम्पॉर्टेंट, ईयर्स तो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गई एग्रीकल्चर एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन की ये सब स्कीम्स हैं। हृदय योजना इज इम्पॉर्टेंट, पढ़ लीजिएगा। फिर एजुकेशन एंड स्किल स्पेसिफिक वेलफेयर, लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ, मतलब कौन से ईयर में आया, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, समग्र शिक्षा स्कीम, एनडब्ल्यूपी, ठीक है, ये सब। फिर फाइनेंशियल एक्सक्लूजन एंड एनर्जी एफिशिएंट स्कीम्स लाइक उज्ज्वला स्कीम एंड प्रधानमंत्री जनधन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन करने की कोशिश करी गई थी कि सब लोगों का अकाउंट होना चाहिए। की गवर्नमेंट स्कीम्स में यही सब है, हृदय, मेक इन इंडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा, अटल योजना, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब ईयर्स देख लीजिएगा इनका, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं मैंने वो भी मेंशन कर दिया है, ठीक है। जैसे ये हृदय हाउसिंग एंड अर्बन एरिया अफेयर्स में, मेक इन इंडिया कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आती है। उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर आती हैं, और ये उनको लागू करने का काम करते हैं, उन पे काम करते हैं बेसिकली। तो ये पता होना चाहिए, बिकॉज पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये सब कॉमन चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं। फिर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड एक्ट हैं, लाइक आईएलओ के बारे में आपको पता होना चाहिए। वी आर स्टार्टिंग डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज, तो आईएलओ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एक आर्टिकल है, बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसमें से आप पढ़ सकते हैं। नीति आयोग के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। चेयरपर्सन कौन थे, कब मतलब चेयरपर्सन कौन होते हैं, स्टैब्लिशमेंट कब हुआ, किसको रिप्लेस किया, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। वाइस चेयरपर्सन जो है वो अपॉइंटेड, वो भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। क्या इनिशिएटिव्स हैं वो हैं यहाँ पे। उसी तरीके से ट्राइबल कोऑपरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये, ठीक है। रिजर्व बैंक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, अब इसके प्रेजेंट के गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा हैं अभी रिसेंट में, जो नए सॉरी आरबीआई मिनिस्टर, वो सॉरी गवर्नर हैं, वो संजय मल्होत्रा हैं। पहले गवर्नर कौन थे, हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सब, इनके क्या फंक्शनिंग रहती है आरबीआई की, ये पता होना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये सब चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए। जीएसटी काउंसिल और जीएसटी एक्ट कब आया, तो जीएसटी एक्ट तो बेसिकली हमारा आया 2017 में, लेकिन 2016 में ये काउंसिल आ चुकी थी। आर्टिकल पता होना चाहिए 279A, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। फिर एनएसएसओ, ठीक है, नेशनल कमीशन एससी एसटी को लेके, ओबीसी को लेके, ह्यूमन, मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं जिनके बारे में, ये कब इस्टेब्लिश हुई, कौन से आर्टिकल के अंडर आती हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आप पढ़ लीजिएगा। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म्स में हमको प्रियम्बल में ये 3-4 चीज़ें हैं, मतलब प्रियम्बल का तो आप वो याद कर लेना, ठीक है। सोवरेन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक,
और ये सब जो चीज़ें हैं ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको पता होना चाहिए, लाइन वाइज आपको पता होना चाहिए कि पहले कौन सा वर्ड आता है एंड देन सेकंड कौन सा वर्ड है, थर्ड, क्योंकि सीक्वेंस पूछ लेते हैं। प्रीएम्बल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जुडिशरी एंड पार्लियामेंट और इन सब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, मैं बता देती हूँ, मैंने सब मेंशन कर दिए हैं। ये जो आर्टिकल 14 है ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है। पार्ट 3 ऑफ फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स कम्स अंडर पार्ट 3, तो उसमें आर्टिकल 14 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19(1)(c) जो कि ट्रेड यूनियन या एसोसिएशन बनाने की जो स्वतंत्रता देता है, राइट टू फ्रीडम, उसमें जो आर्टिकल आर्टिकल 19 इज बेसिकली राइट टू फ्रीडम, और उसमें आर्टिकल 19(1)(c) इज बेसिकली यूनियन और एसोसिएशन बनाने की आज़ादी, सॉरी हक, राइट। देन कम्स आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24, ठीक है। आर्टिकल जैसे 24 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ऑल फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अंडर 14 ईयर्स उसको अलाउड नहीं है काम करना, ठीक है। उसी तरीके से आर्टिकल 23 इट ऑल्सो फॉरबिड्स फोर्स्ड लेबर, ठीक है। बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन एक्ट 1976 प्रोहिबिट्स ऑल काइंड्स ऑफ बॉन्डेड लेबर एंड इट्स डिक्लेयर्ड इलीगल। ये दो एक्ट आपको पता होने चाहिए। फिर डीपीएसपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डीपीएसपी में भी हम लोग आर्टिकल 39A, क्योंकि हम लेबर और इंडस्ट्रियल लॉ से रिलेटेड हमें आर्टिकल्स पता होने चाहिए। आर्टिकल 39A जो है वो देखिए ये क्या हक देता है, द सिटीजन्स मेन एंड वीमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडुकेट मीन्स ऑफ लिविंग, या मीन्स ऑफ लिविंग के लिए एक्ट है, सॉरी आर्टिकल, एक्ट नहीं है, आर्टिकल है। आर्टिकल 39D जो है दैट्स फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। आर्टिकल 41 इज राइट टू वर्क। आर्टिकल 42 इज रिलेटेड टू वर्किंग कंडीशंस फॉर वर्कर्स, ठीक है। और ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है ना वो इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, बिकॉज दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है। तो इट्स डीपीएसपी जो कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो 1961 का हम पढ़ते हैं ना उससे रिलेटेड है ये आर्टिकल 42। 43 किस बारे में बात करता है हमें पता होना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूल्स हैं, ठीक है। शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हैं, लेकिन इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 है ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों ही ट्राइब से रिलेटेड हैं। और आर्टिकल देखिए आर्टिकल 6 में तो ये असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये 4 ही स्टेट्स आते हैं नॉर्थ ईस्ट के, ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आर्टिकल जो सॉरी शेड्यूल 6 है उसमें कौन कौन से स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट के हैं या कौन से नहीं हैं। लेकिन देखिए इसमें वो नहीं है, नागालैंड नहीं है, ठीक है। और बिकॉज वी कॉल इट सेवन सिस्टर्स, तो सेवन सिस्टर्स में से सिर्फ 4 सिस्टर्स ही हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ये 8th शेड्यूल में आती हैं। इससे अभी क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो नहीं बना है। 9th शेड्यूल इज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू लागू किया गया था, और ये इसलिए भी इतना इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट टॉक्स अबाउट लैंड रिफॉर्म्स एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। ये इम्पोर्टेंट है एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल। 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल भी देख लीजिएगा। 11th शेड्यूल इज रिलेटेड टू पंचायती राज एंड 12th इज रिलेटेड टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट। नेक्स्ट कम द फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज में आपको पता होना चाहिए कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, और वो कौन कौन सी हैं वो ज़रूर पता होना चाहिए, बिकॉज पूछ लेते हैं। आई थिंक मैंने ही किसी पेपर में देखा हुआ है कि 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसमें पूछा क्या कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है और कौन सी है, ये भी पूछ लेते हैं। है भी पूछ सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते, और हाँ भी पूछ सकते हैं। 51A में करी गई थी, ये ध्यान रखिएगा कि पहले फंडामेंटल जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। इट केम आफ्टर स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी 1976 में, और उन्होंने रिकमेंड किया था कि हमको फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो ऐड ऑन करनी चाहिए। 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ, उसके द्वारा 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई थी। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 का हुआ, तो उसके बाद 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी आ गई, और ये सब फंडामेंटल ड्यूटीज है। इनके बारे में भाई एक बार पढ़ जरूर लेना, बिकॉज ये क्वेश्चन आता है और मैंने बहुत रिपीट होता हुआ देखा है फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर क्वेश्चन। ये सब 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। 11th जो है वो बाद में आई थी, शुरू में नहीं थी। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, ये सब चीज़ें कहाँ से आई, कौन कंट्रीज से लिया गया है, ये हमें पता होना चाहिए। लाइक ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी सोवियत यूनियन से लिया है, जापान से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, आयरलैंड से हमने क्या लिया है, ठीक है।
ये सब यूएस से हमें फंडामेंटल राइट्स, जुडिशरी को इंडिपेंडेंस, जुडिशियल रिव्यू, ये देखिए सब यहाँ से मिलता है। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमारा यूके से आ रहा है। जर्मनी से हमारे सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ड्यूरिंग इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक, तो ये सब पता होना चाहिए। एनवायरमेंटल पॉलिसी, एनवायरमेंटल लॉज से रिलेटेड दो तीन चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे ऐड करी हैं, लाइक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑफ 1897 इज इम्पॉर्टेंट। और की टारगेट क्या था ये पढ़ लीजिएगा, का CFCs, हेलोन एंड अदर केमिकल्स यूज्ड इन एयरसोल रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनिंग, उनके रोकाव के लिए था। बेसिकली ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को की वजह से ही किया गया था कि बहुत ज़्यादा हो रही थी, ओजोन लेयर वाज द रीजन फॉर दैट। कायोटो प्रोटोकॉल जो है वो किस वजह से हुआ, ग्रीन हाउस गैसेस, कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस थी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, फ्लोरोकार्बन्स एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये सब नाम देख लीजिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने अलग से मेंशन करे हैं। फिर ब्रूटलैंड कमीशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी जो रिपोर्ट है अवर कॉमन फ्यूचर वो इम्पोर्टेंट है। इन्होंने इसी रिपोर्ट ने जो है इस चीज़ को पॉपुलराइज किया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, वो हमें ब्रूटलैंड कमीशन से आ रहा है, इनकी इस रिपोर्ट से आ रहा है, अवर कॉमन फ्यूचर। 1983 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी 1983 कह रही हूँ, 1987 जो इस कमीशन की वो कह दीजिए ना 1987 में बनी थी, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड MDG, मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स। पहले मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स आए थे, 8 गोल्स थे तब। उसके बाद SDG आया, उसमें 17 गोल्स हैं। तो 2015 तक, 2000 से 2015 तक MDG चलता था। गोल्स क्या क्या थे ये देख लीजिएगा। ठीक है, गोल्स में मतलब इनके नाम पता होने चाहिए। जैसे ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें से 4 स्टेटमेंट दे दी, उसमें से पूछ रहे हैं इसमें से कौन सा नहीं है और कौन सा है। ठीक है, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। 8 गोल्स हैं, पढ़ लीजिएगा। SDG में 2015 से 2030 तक का भी मतलब SDG चल रहा है बेसिकली। कौन कौन से गोल्स हैं इसमें? 17 गोल्स हैं। लाइक पहला ही गोल नो पावर्टी का है, जीरो हंगर हो गया, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, ग्रीन वाटर, ये सब चीज़ें 17 गोल्स हैं, आप पढ़ लीजिएगा। फिर महारत्नाज या नवरत्न कंपनीज, इसमें इसमें मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आपको इनके नाम याद करने हैं, बस इसके रिसेंट के डेवलपमेंट देख लीजिएगा। रिसेंटली बनी जो महारत्नाज कंपनीज है कौन कौन सी ऐड हुई हैं। अभी रिसेंट में HAL को इंक्लूड किया गया, HAL लखनऊ में है बेसिकली, और ये बनाते हैं ये जो एयरप्लेन्स के पार्ट्स हो गए, डिफेंस के जो पार्ट्स होते हैं ना, ये जो डिफेंस में जो भी प्लेन्स वेन्स यूज होते हैं उन सब के पार्ट्स वार्ट्स यहीं से बनते हैं। मैं चेल में जा चुकी हूँ तो इसलिए मैं बता रही हूँ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ठीक है, ये 14th महारत्ना बनी है, अभी रिसेंट में बनी है। नवरत्नाज में ये सब ऐड हुए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है इंडियन रेलवे फाइनेंस कमीशन, IRFC, और इंडियन रेलवे केटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन, CTC से हम सब ट्रेन बुक करते हैं, तो ये पढ़ लीजिएगा। पूछ सकते हैं कि कौन कौन से रिसेंट में महारत्नाज और नवरत्न कंपनीज बनी हैं। ये सारे नाम मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, आप देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं, एक आइडिया हो जाएगा। अगर कभी आ जाता है क्वेश्चन तो आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। फिर साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ थ्योरीज हैं, ठीक है, लाइक फ्रूएड की थ्योरी हो गई, एरिक्सन की थ्योरी हो गई, ये सब थ्योरीज हैं, आप पढ़ सकते हैं। इनमें हमको बस और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इनमें हमें इसके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ने हैं। पहले जैसे ये फ्रूएड की है, बेसिकली ओरल स्टेज है, एनल है, फिर फेलिक, लेटेंट, फिर जेनिटल स्टेज। ये सब स्टेजेस के बस नाम आपको पता होने चाहिए। इसमें जैसे मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी है, इसमें बस स्टेजेस पता कर लीजिएगा आपने। ये बेसिकली ये आर्टिकल मैंने ही बनाया था। इस पे आप क्लिक करोगे तो ये सारी की सारी जो फ्रूएड, एडलर, जंग, एरिक्सन, हॉर्ने, इन सब की थ्योरीज मैंने एक साथ कंपाइल कर दी है, तो आप जाके पढ़ सकते हो। डिफेंस मैकेनिज्म कुछ टाइप्स के होते हैं साइकोलॉजी में, ये है इंपॉर्टेंट। ठीक है, लाइक रिप्रेशन का क्या मतलब है, डिनायल, प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, रिग्रेशन, सब्लिमेशन, इन सब के मतलब जान लीजिएगा, बिकॉज ये क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म से तो इन सब के मतलब पता चाहिए। सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट, लाइक आत्म समाज कब बनी, ब्रह्मो समाज हो गया, और इनके कौन लीडर्स हैं बेसिकली, और ये कहाँ पे बनी थी, और कौन, बेसिकली ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईयर देख लीजिएगा। राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड जैसे राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड कौन कौन सी सभाएं हैं, या क्या कहते हैं उसको, रिलीजियस मूवमेंट्स हैं, ये सब करेगा। इसमें ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है,
प्रार्थना समाज कहाँ गया, आर्य समाज हो गया, प्रार्थना समाज हो गया, ये सब इनके लीडर्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने स्टार्ट करी, ये हो गया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट समाज एंड ऑर्गेनाइजेशंस है जिनके बारे में पता होना चाहिए। सोशोलॉजी में टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लाइक मैं मैरिज, फैमिली, किनशिप से रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, और अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगी सोशोलॉजी से रिलेटेड, और या और भी किसी चीज़ से रिलेटेड जो मुझे लगेगा कि इम्पोर्टेंट है इस पेपर को लेके, तो आप पढ़ लीजिएगा, या फिर मैं इसी मटेरियल में ऐड ऑन कर दूंगी बाद में। ठीक है, ये एक आर्टिकल है फैमिली के ऊपर, इसमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फैमिली और ये सब है। उसी तरीके से फैमिली रिलेटेड न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, ज्वाइंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, ब्लेंडेड फैमिली, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, प्रोक्रिएशन। ओरिएंटेशन वो होती है जिसमें जन्म जन्म लेते हो, और प्रोक्रिएशन वो होती है जो मैरिज के बाद बनती है। ठीक है, पेट्रियार्कल फैमिली, पेट्रियार्कल मतलब जो हेड है वो मेल होगा, मैट्रियार्कल का मतलब है माता जी होंगी, पेट्रिनीलियल मतलब माता पिताजी से अपना लीनेज ट्रेस कर रहे हो, मैट्रिनीलियल में ये होगा कि माता जी से लीनेज ट्रेस कर रहे हो। डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज के इतना गहरे में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इन टर्म्स के बारे में आइडिया लगाना चाहो तो लगा सकते हो। मोनोगैमी, पोलोगैमी, मैरिज कितनी टाइप की होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हैं। लाइक ये दो तीन चीज़ें पढ़ लीजिएगा, एंडोगैमी, एक्सोगैमी। एंडोगैमी का मतलब होता है अपने ही कास्ट में शादी कर सकते हो, इसका कास्ट का फीचर है, मतलब अपने ही ग्रुप में शादी करना है, बाहर नहीं शादी कर सकते। एक्सोगैमी का मतलब होता है अपने ग्रुप में शादी नहीं कर सकते, लाइक गोत्र मैरिज, अपने गोत्र में कोई शादी नहीं करता, गोत्र के बाहर ही जाके शादी करता है इंसान। ठीक है, पॉलीगैमी, पॉलीगैमी, मोनोगैमी, ये सब लव मैरिज, हाई बेसिकली ये हाइपरगैमी, हाइपोगैमी, कंसेंगुइन मैरिज क्या होती है, ये सब चीज़ें, डाउरी, ब्राइड प्लाई, इन सब का मतलब जान लीजिएगा। लेविटेट मैरिज कौन सी होती है, सोरोरेट मैरिज क्या होती है। सोरोरेट मैरिज तब होती है जब किसी कोई लड़की की डेथ हो जाए और उसकी बहन से शादी कर ले उसका पति, या लेविटेट तब होती है जब कोई व्यक्ति अपनी खुद की भाभी के साथ शादी करता है, मतलब अपने भाई की विधवा के साथ शादी करता है, तो उसको हम कहते हैं लेविटेट। फैमिली एंड मैरिज के पैटर्न्स, मैट्री लोकल, ये सब टर्म्स आप खुद देख सकते हो। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कास्ट की, ये सब जैसे मैंने बताया था अभी, एंडोगैमी मेंशन किया था, हायरार्की हो गया ये सब, प्योरिटी पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट आता है, सेगमेंटरी डिवीजन होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कास्ट डिफरेंट डिफरेंट उसमें डिवाइडेड है ना, लेवल्स पे डिवाइडेड है। वरना जाति क्या मतलब है ये देख लीजिएगा। ये सब उनके फीचर्स हैं, ये हमें कॉमन सेंस के लेवल पे ही पता होते हैं। अब कुछ पॉलिटिकल थ्योरीज हैं, जैसे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, ये कुछ ये वीडियोस हैं, इसमें इन थिंकर्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं उनके बारे में चीज़ें अवेलेबल हैं। ये आप सोशलिज्म, लिबरलिज्म, इन सब के बारे में आप मतलब समझ लीजिएगा इनका। न्यो लिबरलिज्म का तो ज़रूर ही समझ लीजिएगा, क्योंकि इसके फीचर्स, ठीक है, इसके करेक्टरिस्टिक्स, इसका मतलब ये आपको पता होने चाहिए। फिर कुछ इंपॉर्टेंट फेमस इकोनॉमिस्ट की बुक्स हैं, एडम स्मिथ, काइंस और कार्ल मार्क्स। ठीक है, दो तीन चीज़ें मैं इसमें मेंशन करना भूल गई बुक्स में, एक अमर्त्य सेन की भी बुक्स देख लीजिएगा, और डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट जिनकी भी आप थ्योरीज व्योरीज जिनकी भी देखोगे उनकी बुक्स भी देख लीजिएगा साथ साथ में कि उन्होंने कौन कौन सी बुक्स दी हैं। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ये मतलब सारी बुक ज़्यादा मैंने मेंशन कर दी। कार्ल मार्क्स की जरूर देख लीजिएगा, फ्रॉइड की देखो ना देखो, कार्ल मार्क्स की जरूर देख लेना। ठीक है, ईयर देख लेना। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड यूनियंस इंडिया में जो हैं उनके नाम है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस लाइक वाइट रेवोल्यूशन किस लिए हुआ, उनके हेड कौन थे। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन, प्रोटीन रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, ब्लैक, ब्लू, ये सब किससे रिलेटेड है, लाइक ब्लैक इज फॉर पेट्रोलियम। गोल्डन रेवोल्यूशन, ठीक है, ग्रे रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन। ठीक है, और इनका इनके जो फादर्स हैं इनके नाम यहाँ दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद यही सब है, अगर आपको यहाँ से पढ़ने का मन ना हो, आपको इनको वीडियोस देखनी है तो आप वीडियोस देख सकते हैं, इसमें एमसीक्यूज दे रखे हैं, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं। इकोनॉमी के भी मैंने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए प्लेलिस्ट ऐड कर दिया, आप वहाँ से देख लेना। तो ये था 2026 के लिए स्टडी मटेरियल, आई होप आपको हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो बेसिकली टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हो। जो चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन करी हैं उन पे आप गौर करिएगा। जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं, लाइक जो नए लेबर कोड्स आए हैं इनके बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बिकॉज दीज आर न्यू एडिशंस। डिफरेंट डिफरेंट जो कमीशंस हैं उनके बारे में देख लीजिएगा, स्कीम्स के बारे में अपडेट रहिएगा, अपने लेवल पे भी डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स को पढ़ लीजिएगा।
बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं और बहुत सारे गूगल पे मटेरियल अवेलेबल है, जो नई नई स्कीम्स आती हैं गवर्नमेंट अनाउंस करती है। लास्ट ईयर जिन्होंने उन्होंने जो जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स अनाउंस करी हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स को लेके, लाइक फार्मर्स रिलेटेड, यूथ को लेके, यूथ एम्प्लॉयमेंट को लेके, पावर्टी को लेके, किसी भी चीज़ को लेके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके रिलेटेड जितने भी स्कीम्स हैं वो आप ज़रूर अपने लेवल पर ज़रूर ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और बाकी अपने लेवल पे जितने एमसीक्यूज आप सॉल्व कर पा रहे हैं प्लीज़ करिएगा, बिकॉज जितने ज़्यादा आप एमसीक्यू, आपको कुछ नहीं सर्च करना है, आपको बेसिकली इकोनॉमी से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं, आप बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप एमसीक्यूज बस सॉल्व कर लेना, रैंडमली उनको सॉल्व कर लेना, बिकॉज वो आपको बहुत हेल्प करेगा। मुझे भी हेल्प करा था, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ आपको भी हेल्प करेगा, एक आपको आइडिया लग जाएगा। अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के नहीं हो तब तो ये मेरी सजेशन ज़रूरी मान लेना, डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमी के क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करके जाना पेपर में। तो फिर मिलेंगे एक नई नई वीडियो के साथ। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां से जाके इसको ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। चलिए फिर मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट फॉर द पेपर, और हमेशा खुश रहिए, क्योंकि ये पेपर डिसाइड नहीं करेगा कि आप कितने वर्थ इट हैं। ठीक है, बस मैं यही कहना चाहूँगी।